गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम आपके सामने कंप्यूटर फंडामेंटल के कुछ एमसीक्यू प्लस पीवाईक्यू क्वेश्चंस को देखेंगे, जो आपके सीबीटी एग्जाम के ओरिएंटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। इसी के साथ हम अपना शुरुआत करने जा रहे हैं। देखिए, कंप्यूटर का परिचय। ये कंप्यूटर का परिचय आपने जानते हुए सभी की कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो उपयोगकर्ता द्वारा डेटा को स्वीकार करता है, उसके बाद प्रोसेस करके हमारे उपयोग के लायक बनाता है। तो इसी प्रोसेस को हम आगे बढ़ाते हुए, जैसे कि कंप्यूटर की उत्पत्ति कहाँ से हुई। कंप्यूटर शब्द अंग्रेजी के कंप्यूट शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है गणना करना। तो हम एमसीक्यू वाला पार्ट एक बार आपके सामने शो कर रहे हैं। ये कंप्यूटर के मूल सिद्धांत, रिवीजन एवं प्रश्नोत्तरी। देखिए, कुछ 25 क्वेश्चन हम आपके सामने एमसीक्यू प्रस्तुत करेंगे कंप्यूटर ऑफ फंडामेंटल के। और पहले के एग्जामों में, जैसे कि कम्पिटिटिव एग्जामों में और जो अभी प्रेजेंट में जो भी एग्जामें चल रही हैं, उस हिसाब से जो 15 क्वेश्चन आपके पीवाईक्यू क्विज हम डेस्क में इसके द्वारा हम देखेंगे। तो 25 क्वेश्चन की श्रृंखला हमको हम स्टार्ट करते हैं। उसमें आपके सामने वो आंसर भी होगा। क्विकली आपको उसका रिवीजन करते हुए चलना है। और जो भी आपको अच्छा लगे, इंपॉर्टेंट लगे, तो उसको आप हमारे जो अभी आपको एक वीडियो प्रोवाइड करवा दिया जाएगा या वीडियो का लिंक प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, उस पे जाके आप उस क्वेश्चन को डाउनलोड कर सकते हो, देख सकते हो। और इसी प्रकार से हम ये जो प्रक्रिया है, इसका आपका रेस्पॉन्स अच्छा रहा या आपके द्वारा बढ़िया हमें रेस्पॉन्स दिया गया, तो वो बाकी टॉपिकों के भी एमसीक्यू प्लस पीवाईक्यू आपको प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम। देखो, 25 एमसीक्यू हैं। तो इनमें से कंप्यूटर का पहला भाग है कंप्यूटर परिचय एवं संरचना। इस भाग में कंप्यूटर की परिभाषा, उत्पत्ति, आईपीओ सर्किल। आईपीओ सर्किल आप जानते हो कि इनपुट आउटपुट, इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट सर्किल। आईपीओ का मतलब होता है इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट सर्किल। विशेषताएं, सीमाओं से संबंधित आवश्यक प्रश्न और उनके समाधान शामिल है। तो पहला भाग शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा मूलभूत सिद्धांत का, कि कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस अंग्रेजी लैटिन भाषा से हुई। तो आपको अभी हमने उसमें क्लासों में भी बताया था कि कंप्यूट शब्द से हमारे कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति हुई थी। दूसरा क्वेश्चन है, तकनीकी परिभाषा के अनुसार कंप्यूटर किस प्रकार का उपकरण माना जाता है। देखो, तकनीकी भाषा के अंदर अनुसार हमारा कंप्यूटर मैकेनिकल डिवाइस, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, इलेक्ट्रिकल मैकेनिक डिवाइस। तो हम जानते हैं कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, तो हम कंप्यूटर को इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में मानते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, कंप्यूटर शब्द के आधारभूत शब्द कंप्यूट का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। कि जैसे आपने समझ तो लिया कि कंप्यूटर एक लैटिन भाषा का शब्द है, किंतु इसका हिंदी में एक शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो उसका अर्थ होता है गणना करना। उसी के साथ हम आगे चलते हैं। चौथा क्वेश्चन है आपका, कंप्यूटर की कार्य प्रणाली के मुख्य चक्र, आईपीओ का सही व्यवस्थित क्रम क्या है। तो आपको मैंने डायग्राम के द्वारा भी बताया था, और एमसीक्यू के माध्यम से भी आपको दर्शाया जा रहा है कि पहले हम कंप्यूटर को इनपुट देते हैं, फिर मदरबोर्ड में या सीपीयू के अंदर वो प्रोसेसिंग होता है, और फिर हमें डिस्प्ले के द्वारा या आउटपुट के द्वारा, डिस्प्ले के द्वारा प्राप्त होता है, जिसके अंदर के हमें हार्ड के रूप में प्राप्त करना है, तो प्रिंटर, प्लॉटर आदि के माध्यम से हमें हार्डवेयर के रूप में प्राप्त होता है। पांचवा क्वेश्चन है, कंप्यूटर शब्दावली में प्रयुक्त होने वाले सिद्धांत गीगो का पूर्ण रूप क्या है। गार्बेज इन, गार्बेज आउट। अर्थात कि ये शब्द कुछ विशेष दिख रहा होगा आपके सामने, कि हम डेटा को कंप्यूटर में इंसर्ट करते हैं, और डेटा से हमें जो इनपुट प्रोसेस होने के बाद आउटपुट प्राप्त होता है, उसे गीगो की शब्द प्रणाली में मापा जाता है। एक विशेषता होती है आईपीओ चक्र की। आईपीओ चक्र मैंने आपको बता दिया, इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट। क्वेश्चन नंबर 6,
निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर की एक प्रमुख आंतरिक सीमा है? बुद्धि का अभाव। देखिए, एक मनुष्य होता है जो सोच सकता है, समझ सकता है चीजों को, अच्छे बुरे को पहचान सकता है, किंतु कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। इसको जिस प्रकार से हम डेटा इनपुट देते हैं, उसी प्रक्रिया से ये अपना रिजल्ट आपके सामने प्रस्तुत करता है। तीव्र स्पीड, ये देखो लिमिटेड से अच्छा है कि एक आंतरिक प्रमुख सीमा है, कि देखो ये सोच समझने की सीमा, बुद्धि का अभाव होता है इसमें। बहुपयोगी होता है, बिल्कुल सही बात है। उच्च भंडारण होता है, इसमें आप कितना स्टोरेज भर सकते हो, जितना जीबी का आपका मेमोरी कार्ड होगा, जितना जीबी की आपकी एसएसडी, हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव, मेमोरी, जो भी होगा उस हिसाब से हम भर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। कंप्यूटर सिस्टम का वह भौतिक भाग जिसे प्रत्यक्ष रूप से देखा या स्पर्श किया जा सकता है। तो सीधा सा उदाहरण है कि हार्डवेयर। क्वेश्चन नंबर 8। कंप्यूटर को संचालित करने वाले निर्देशों या प्रोग्रामों के समूह को क्या कहते हैं? सॉफ्टवेयर। जैसे कि आप किसी कंप्यूटर के अंदर कोई भी प्रोग्राम रन करना चाहते हो, या किसी भी चीज को डिस्प्ले करना चाहते हो, तो उसके लिए सीधा सा उदाहरण है कि आप सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करके ही इसका उपयोग कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 9 है, एक व्यक्ति जो कंप्यूटर सिस्टम का उपयोग एक व्यक्ति जो कंप्यूटर सिस्टम का उपयोग उपयोग या संचालन करता है, उसे किस नाम से जाना जाता है? आप उसको यूजर या पीपलवेयर भी कह सकते हैं। अब दूसरा भाग देखते हैं हम, कंप्यूटर का हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर वर्गीकरण। इस खंड में इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, सीपीयू, घटकों, एएलयू, सीयू, रजिस्टर, सॉफ्टवेयर के प्रकारों को सिस्टम एप्लीकेशन का अभ्यास कराया जाएगा। ठीक है, तो इसके अंदर हम क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस का सही उदाहरण नहीं है? तो देखिए, इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस मैंने आपको बिल्कुल बारीकी से पढ़ाया हुआ है, और हर दिन आपको रिवीजन करवाया गया था कि इनमें से आप पहचानिए इनपुट डिवाइस कौन से हैं और आउटपुट डिवाइस कौन से हैं। स्कैनर, माउस, कीबोर्ड, प्लॉटर। तो देखो, स्कैनर आपके इमेज, टेक्स्ट को आदि को इंसर्ट करने के काम में लिया जाता है। माउस, जिसके द्वारा कि आप किसी भी चीज को इंगित करते हो, लॉगिन करते हो, उसको ओपन करते हो, क्लोज करते हो, इसके लिए आपको पॉइंटर डिवाइस होता है, माउस का उपयोग करते हैं। इसी प्रकार से कीबोर्ड। कीबोर्ड भी हम कुंजी पटल होता है, जिसके द्वारा कि अल्फाबेटिकल, न्यूमेरिकल, स्पेसिकल कुंजी को इनपुट करते हैं। प्लॉटर। प्लॉटर एक प्रकार का बड़ा प्रिंटर होता है, जिसके के द्वारा बैनर, पोस्टर आदि प्रिंट किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। कंप्यूटर में सॉफ्ट कॉपी आउटपुट प्रदर्शित करने वाला मुख्य घटक कौन सा है? देखिए, ये क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया है कि कंप्यूटर की सॉफ्ट कॉपी होती है। सॉफ्ट कॉपी किसे बोलते हैं? जिसे हम छू नहीं सकते पर देख सकते हैं, सुन सकते हैं। तो इस प्रकार की कॉपी को हम सॉफ्ट कॉपी बोलते हैं। सॉफ्ट कॉपी को हम ना तो प्रिंटर के माध्यम से देख सकते हैं, छू सकते हैं या प्रदर्शित कर सकते हैं, ना कीबोर्ड के माध्यम से, ना स्कैनर के माध्यम से। स्कैनर के माध्यम से हम हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए हम मॉनिटर, एलसीडी, जो हमारी डिस्प्ले होती है, उसके द्वारा हम सॉफ्ट कॉपी को आउटपुट के रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, बैंकों में चेक प्रोसेसिंग के लिए उपयोग होने वाली तकनीक एमआईसीआर, जो आपको बताई थी ना, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिको इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, में सी का अर्थ क्या होता है? तो मैंने अभी आपको सामने फुल फॉर्म बताई, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। ठीक है, ठीक है, ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर अब है 13, जिसमें हम सीपीयू से संबंधित कुछ क्वेश्चनों को आपके सामने प्रदर्शित करेंगे। जैसे कंप्यूटर को किस आंतरिक घटक को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहते हैं? ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, सीपीयू। सीपीयू की फुल फॉर्म आपको सभी को पता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। क्वेश्चन नंबर 14। सीपीयू का कौन सा भाग सभी प्रकार के गणितीय, तार्किक, अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल गणनाओं के लिए उपयोग किया जाता है? एएलयू। ठीक है, एएलयू का आपको पहले उदाहरण बताया हुआ है कि अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, जिससे कि गणनाएं आदि का उपयोग इसी यूनिट के माध्यम से किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 15। कंप्यूटर की विभिन्न इकाइयों के बीच समन्वय एवं निर्देश प्रवाह को कौन नियंत्रित करता है? सीयू, जिसे हम कंट्रोल यूनिट बोलते हैं। कंट्रोल यूनिट के माध्यम से कंप्यूटर के अंदर जो भी इनपुट आउटपुट प्रोसेसिंग होता है, उनको सभी को समन्वय अर्थात कि नियंत्रित करना सीयू का, कंट्रोल यूनिट का भाग होता है।
ठीक है, इसके बाद में सिस्टम एप्लीकेशन संबंधित कुछ क्वेश्चन है। जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम, क्वेश्चन नंबर 16 है, ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे विंडोज, लिनक्स किस श्रेणी के सॉफ्टवेयर है। देखो, आपको मैंने शुरू में बताया था कि सॉफ्टवेयर होते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर एक बेसिक और एक मूलभूत सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि आपके कंप्यूटर को चलाने के लिए अति आवश्यक होते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वे सॉफ्टवेयर होते हैं जिससे कि आप कोई भी चीजें, जैसे कि आपको एक्सेल, पावर पॉइंट, पीपीटी या कोई भी क्रोम ब्राउजर आदि खोलने के लिए आपको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की आवश्यकता है। ये क्वेश्चन नंबर 17 आपका इसी प्रकार का है कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर किस प्रकार के सॉफ्टवेयर रहते हैं। इसके के अंदर क्या एम एस ऑफिस, एक्सेल आदि किस श्रेणी के अंदर आते हैं, तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की श्रेणी में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, सॉफ्टवेयर की भूमिका। देखो, सॉफ्टवेयर की भूमिका से संबंधित क्वेश्चन है। कंप्यूटर हार्डवेयर और उपयोगकर्ता यूजर के बीच इंटरफेस पुल का कार्य कौन करता है। देखो, एक ऑपरेटर होता है और एक आपका हार्डवेयर होता है। हार्डवेयर को हम बोल सकते हैं कंप्यूटर जिसके अंदर एलसीडी, कीबोर्ड, माउस और आपका सीपीयू होता है। उन दोनों के बीच की जो कड़ी, अर्थात कि आपस में जो काम करने की प्रक्रिया होती है, जो ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए। ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए हम उसके अंदर सिस्टम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे। दोनों सॉफ्टवेयर का उपयोग करके ही हम किसी कंप्यूटर पे एक यूजर और हार्डवेयर, कंप्यूटर हार्डवेयर और यूजर उपयोगकर्ता के बीच को कम्युनिकेशन बना रहता है। भाग नंबर 3 में देखेंगे मेमोरी, कंप्यूटर पीढ़ियां और उनके प्रकार। इस भाग में रैम, रोम में अंतर, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस, कंप्यूटर की पीढ़ियां पहली से पांचवी पीढ़ी तक, एनालॉग डिजिटल हाइब्रिड वर्गीकृत आधार पर प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी अस्थायी वोलेटाइल होती है जिसमें कि बिजली जाने पर डेटा को आसानी से नष्ट होता है। देखो, हर बच्चों बस बच्चे के एक कंफ्यूजन रहता है कि रैम कौन सा होता है और रोम कौन सा होता है। तो मैं आपको सीधे शब्दों में बताना चाहता हूँ कि रैम मेमोरी वह मेमोरी होती है जो हम वर्तमान में कोई भी कार्य करते हैं, जो हमारे सामने प्रदर्शित होता है, लाइट जाने के बाद वह हमें दोबारा से शुरुआत करनी पड़ती है। ये जो प्रक्रिया हुई, ये रैम के अंदर प्रोसेस होता है। दूसरा होता है रोम। रोम एक स्थायी मेमोरी होती है जिसके अंदर हम कंप्यूटर के कुछ जो भी स्टोरेज रखना चाहते हैं, कोई भी अपनी इमेज, फाइल्स आदि को स्टोर करने के लिए हम उसके अंदर स्टोर करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, कंप्यूटर स्टार्टअप के दौरान आवश्यक बूटिंग निर्देश, अर्थात कि जब आपके सॉफ्टवेयर को कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर है तो वो कौन सी डिवाइस में स्टोरेज रहेगा, तो वो आपके रोम डिवाइस के अंदर सुरक्षित रहता है, जिससे कि आप जैसे ही कंप्यूटर को दोबारा ऑन करते हो, बूटिंग करता है, तो वो प्रोसेस एक ऑलरेडी एक स्टोरेज डेटा को बूटिंग करके आपके सामने प्रदर्शित करता है। इसी प्रकार आगे क्वेश्चन है 21 नंबर, वर्तमान समय की सबसे तेज गति वाली चुंबकीय रहित सेकेंडरी मेमोरी डिवाइस कौन सी है। देखो, सीडी कॉम्पैक्ट डिस्क होती है, एसडीडी जो पुराने जमाने से हम यूज करते आ रहे हैं जिसे हम हार्ड डिस्क बोलते हैं, और तीसरा है फ्लॉपी डिस्क। ये सीडी और डीवीडी की तरीके ही एक बिल्कुल चौकोर से आकार का उपयोग होता है। तो एसएसडी जो वर्तमान में सबसे सॉलिड स्टेट ड्राइव बोलते हैं इसकी फुल फॉर्म, इसका उपयोग बहुत ज्यादा होने लगा है। इसमें जो सेक्टर्स की संख्या होती है वो बहुत ही अधिक होती है। इसमें आप डेटा को आसानी से रीड कर सकते हो, स्टोरेज कर सकते हो, डेटा को वापस प्राप्त करना हो आसानी से प्राप्त कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 22, कंप्यूटर की प्रथम जनरेशन, पहली पीढ़ी में कंप्यूटर के मुख्य इलेक्ट्रॉनिक घटक का प्रयोग किसे कहते हैं। आपको बताया हुआ था मैंने कि कौन कौन सी टेक्नोलॉजी का हमने यूज किया था। तो प्रथम पीढ़ी में हमने वैक्यूम ट्यूब का उपयोग किया गया था। दूसरी पीढ़ी में ट्रांजिस्टर, कौन बताएगा। तीसरी पीढ़ी में आईसी। चौथी पीढ़ी में, जिस प्रकार से हमने अलग अलग प्रकार का उपयोग किया था ना, उसी प्रकार से हम अपनी अलग अलग पीढ़ियों के अंदर ये चीजें जोड़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, वह कौन सा कंप्यूटर जो एनालॉग डिजिटल दोनों प्रकार के कंप्यूटर की विशेषताओं का मिश्रण होता है। यह है हाइब्रिड कंप्यूटर। आपको बताया था मैंने कि एक तो होता है एनालॉग कंप्यूटर, एक होता है डिजिटल कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर मौसम की गणनाओं के लिए, वातावरण में क्या हलचल होती है तापमान के लिए। और डिजिटल कंप्यूटर होता है जो डिजिटल एक्सरे लेबोरेटरी में काम किया जाता है। और इन दोनों का जो मिक्सअप होता है उसे हम हाइब्रिड कंप्यूटर के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 हमारा है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई, जिसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंप्यूटर की किस पीढ़ी से संबंधित है।
तो आप सभी को पता है जो प्रेजेंट में वर्तमान में चल रही पीढ़ी, पांचवी पीढ़ी में एआई का इस्तेमाल किया जा रहा है। आईसी और ब्लॉक आरेख संबंधित कुछ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 25 है, तरते पीढ़ी के कंप्यूटर को बुनियाद बुनियाद कहे जाने वाले आईसी का मुख्य रूप। आईसी को हम थर्ड पीढ़ी के अंदर उपयोग किया था, जिसमें इंटीग्रेटेड सर्किट उसकी फुल फॉर्म होती है। क्वेश्चन नंबर 26 है, कंप्यूटर ब्लॉक डायग्राम के अनुसार डेटा को अंतिम आउटपुट से पहले कहाँ संग्रहित किया जाता है। तो आप सभी को पता है प्रोसेसिंग की प्रक्रिया आपकी कंप्यूटर यूनिट, मेमोरी के यूनिट होती है। इसके अंदर पहले हम इनपुट कंप्यूटर को इनपुट देते हैं, उसके बाद में प्रोसेसिंग होती है। प्रोसेसिंग की प्रक्रिया कंप्यूटर यूनिट के माध्यम में ही, जो कंप्यूटर की मेमोरी यूनिट होती है ना, सीयू, सीपीयू के अंदर जो एक मेमोरी पार्ट होता है जिसे हम रैम रोम आदि की श्रेणी में रखते हैं, उसके अंदर कंप्यूटर मेमोरी यूनिट के अंदर आपके प्रोसेसिंग की प्रक्रिया को दर्शाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 27 है, इनपुट यूनिट का प्राथमिक कार्य क्या होता है। देखो, हम आपको बताते हैं इनपुट यूनिट का प्राथमिक कार्य होता है कि निर्देशों को स्वीकार कर सीपीयू तक भेजना। कि कुछ भी डेटा हम कंप्यूटर को निर्देशित करते हैं, जैसे कि आपने ए दबाया, अल्फाबेटिकल ए दबाया, तो ए आपने कंप्यूटर के पेरिफेरल डिवाइस कीबोर्ड के अंदर ए दबाया कुंजी पटल में, तो वह ए प्रदर्शित आपके कंप्यूटर के अंदर सीपीयू के पार्ट में जाके प्रदर्शित होगा, और वो वहां जाके प्रदर्शित होगा जहाँ पे उसकी आपने किसी चीज को एक्टिवेट कर रखा हो, या किसी के लिए टाइपिंग का बॉक्स खोल रखा हो, ऐसी जगह जाके प्रदर्शित होगा। देखिए, अब चौथे भाग में हम कुछ पहले आई हुई परीक्षाओं के क्वेश्चन देखेंगे, जिनमें से कि कम्पिटिटिव एग्जामों में, जैसे एसएससी, सीजीएल, रेलवे, एनटीपीसी, बैंकिंग, स्टेट, पीसीपी, इन्हीं के अंदर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वही आपके एग्जामों में रिपीट होने वाले होते हैं। क्योंकि पोपा के अंदर ज्यादातर पीवाईक्यू क्वेश्चंस को पुटअप किया जाता है। कुछ हम भारत स्किल्स के भी लेंगे आपके, एक दो सीरीज भारत स्किल की ले लेंगे पहले, पर एक एक टॉपिक का हम डेली पीवाईक्यू, एमसीक्यू, थोड़े बहुत पीवाईक्यू, थोड़े बहुत एमसीक्यू, इसलिए आपका रिवीजन भी अच्छे से हो जाएगा और आप अच्छे एग्जाम में नंबर प्राप्त करोगे। तो पीवाईक्यू की श्रेणी में हम पहला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे कंप्यूटर का जनक, फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। तो आप सभी को पता है चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक कहते हैं। पीवाईक्यू में दूसरा क्वेश्चन है, कंप्यूटर मेमोरी माप में संबंध में एक बाइट कितने बिट्स के बराबर होती है। तो आपको बिट बाइट्स, ये आप चीजें आसानी से बताई हुई थी, आप उस मेमोरी यूनिट को आराम से दोबारा से रिवाइज करिएगा। तो एक बाइट का 8 बिट्स के बराबर मेमोरी क्षमता के अंदर मापा जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, इंटरनेट के संबंध में डब्ल्यू 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 फुल फॉर्म सभी को पता है, वर्ल्ड वाइड वेब, जिसका टिम बर्नर्स-ली ने इसकी आविष्कार किया था। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, कंप्यूटर प्रोग्राम कोडिंग में आने वाली तार्किक त्रुटि, एरर, कोई भी कंप्यूटर में कोई किसी भी प्रकार का एरर आता है तो उसे हम बग बग की श्रेणी में रखते हैं, बग, जिसे बीयूजी बग श्रेणी में रखते हैं। स्पैम, वायरस, हैक, ये चीजें आपको आसानी से बताई हुई हैं कि वायरस एक अवांछित प्रोग्राम होते हैं जो आपको बिना पूछे, आपको बिना बताए आपके कंप्यूटर में प्रवेशित कर देते हैं, और आपके डेटा को विकार करने के लिए, आपके डेटा को क्रैश करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। स्पैम अवांछित मेल होती हैं जो आपके मेल बॉक्स के अंदर एक स्पैम सेक्टर में पाई जाती हैं, जिससे कि वो आपको बिना बताए या बिना पूछे, आपकी बिना परमिशन के आपके वो प्राप्त हो जाती है। हैक, हैक होता है कि आप वायरस के द्वारा या मेलवेयर सॉफ्टवेयर के द्वारा आपके कंप्यूटर को किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा हैंड ओवर या मतलब ऑक्यूज कर लिया जाता है, तो उसे हम हैक की श्रेणी में मानते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, दी गई मेमोरी इकाइयों में से आकार के आधार पर सबसे बड़ी मेमोरी यूनिट कौन सी होती है। तो आपके सामने पता है कि केबी, एमबी, जीबी, टीबी, पीबी। तो पेराबाइट सबसे अधिक क्षमता की यूनिट इकाई मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 6, एक मानक कीबोर्ड फंक्शन कुंजी, कीबोर्ड की फंक्शन कुंजी 1 से 12 तक की कुल कितनी कितनी कुंजियां होती हैं। तो इसमें हम जानते हैं कि 1 से 12 तक 12 कुंजियां होती हैं। तो इसमें PYQ 7 देखते हैं कि कंप्यूटर के भीतर स्थित वह मुख्य सर्किट बोर्ड क्या कहलाता है, जिससे कि सीपीयू, रैम आदि से जुड़े होते हैं। तो ऐसे हम आसानी से बोल सकते हैं कि सभी जो हमें सर्किट बने हुए होते हैं उसे हम मदरबोर्ड की श्रेणी में रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है कि नेटवर्क सुरक्षा के संदर्भ में कंप्यूटर को फायरवॉल सुरक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। अनाधिकृत पहुंचों को रोकना, जैसे कि आपको फायरवॉल के बारे में समझाया गया था कि फायरवॉल एक ऐसी दीवार होती है जिसके आपको फिल्टर करके डेटा जो आपके कंप्यूटर संबंधी, आपके उपयोग संबंधी होते हैं, उन डेटों को आप तक पहुंचाने के लिए फायरवॉल का इस्तेमाल किया जाता है। फिर है क्वेश्चन नंबर 9, ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस, सीडी,
सीडी रोम का पूरा नाम क्या होता है? कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। ऑप्टिकल सीडी जो आप जानते हो कि सीडी डीवीडी एक सेकेंडरी मेमोरी का उदाहरण है, तो सीडी रोम का फुल फॉर्म होता है कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। इसी के साथ हम क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। कंप्यूटर में प्रयुक्त अत्यंत तीव्र, जिसे हम कैश मेमोरी के रूप में मुख्य रूप से किन के बीच कार्य करती है? सीपीयू और रैम के बीच में। जो भी हम प्रक्रिया, जैसे आपको किसी फोल्डर को खोलना है या किसी फोल्डर को बंद करना है, किसी सॉफ्टवेयर को शुरू करना है या किसी सॉफ्टवेयर को बंद करना है, उसके लिए सीपीयू और जो रैम के बीच की प्रक्रिया होती है इसे कैश मेमोरी के रूप में रखा जाता है। फिर है PYQ 11, मौसम पूर्वानुमान, वेदर फोरकास्टिंग और वैज्ञानिक शोध कार्यों के लिए कौन से कंप्यूटर उपयोग में लिए जाते हैं? तो सुपर कंप्यूटर का अधिक उपयोग किया जाता है। वैसे एनालॉग कंप्यूटर को भी हम आसानी से उपयोग कर सकते हैं, किंतु वर्तमान की टेक्नोलॉजी को देखते हुए हम सुपर कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं, जिससे कि आसानी से वेदर संबंधी सूचनाओं को पूर्वानुमान लगाकर आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। फिर है सिस्टम बूटिंग प्रक्रिया से जुड़े मुख्य कंपोनेंट्स। बायोस का मुख्य रूप क्या होता है? बायोस का आपको सीधा सिंपल आसानी से पता है कि बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है, जिसे कि कंप्यूटर में बेसिक इनपुट आउटपुट डिवाइसेस होते हैं। PYQ क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट पर जानकारी खोजने वाला सर्च इंजन कहलाता है? सीधे शब्दों में हम बोल सकते हैं गूगल, याहू, बिंग आदि। तो आपके जो दे रखे हैं उनमें हम देखते हैं कि PYQ सर्च इंजन का उदाहरण होता है, जैसे गूगल, बिंग, याहू आदि के द्वारा। तो इसी के अंदर हम सर्च इंजन का उपयोग करते हैं, PYQ के अंदर गूगल, बिंग आदि का। तो हाँ संजो, आसानी से पढ़ो। ऐसा सीरीज मैंने इसका रिकॉर्डिंग करके आपके ग्रुप के अंदर भेज दूंगा, तो आप आसानी से इसको दोबारा रिवाइज कर लेना। रिवाइज के साथ में ही आप इसका हर एक अलग अगला अगला जो पोर्शन आएगा, मतलब नेक्स्ट टॉपिक का, उसमें MCQ+PYQ आसानी से हो जाएंगे। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। देखो, सर्च इंजन में हम गूगल को मानते हैं। इसमें जो MS ऑफिस, विंडो 11, क्रोम ब्राउजर आदि दे रखे हैं, इनको हम वेब ब्राउजर की श्रेणी में रखते हैं। विंडो 11 एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, MS ऑफिस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की श्रेणी में रखते हैं। और गूगल क्रोम को हम सर्च इंजन नहीं बोल सकते, इसको एक ब्राउजर की श्रेणी में रखते हैं। ब्राउजर के माध्यम से हम गूगल क्रोम का उपयोग कर सकते हैं। तो PYQ में क्वेश्चन नंबर 14 है, कंप्यूटर में वर्तमान समय में सक्रिय रूप से चल रहे प्रोग्राम्स का अस्थायी डेटा कहाँ स्टोरेज रहता है? तो मैंने आपको अभी बताया था पिछले जो क्वेश्चन थे कि अस्थायी मेमोरी कौन सी होती है, स्थायी मेमोरी कौन सी होती है। तो अस्थायी मेमोरी के अंदर रैम होती है। जो भी आप डेटा वर्तमान में अभी उपयोग करते हैं, जैसे मैंने अभी डिस्प्ले ऑन कर रखी है, आपके सामने प्रदर्शित हो रहा हूँ। जैसे ही आप अपना मेमोरी फोन, मोबाइल फोन या इंटरनेट, कंप्यूटर, आप जिस पे भी क्लास शो हो रही है, उसको जैसे ही हम इसको आउट करते हैं या बंद करते हैं, तो ये आपका जो डेटा है ना ऑटोमेटिकली इरेज हो जाएगा। और इसका जो रिकॉर्डिंग हम रखते हैं उसको हम रैम के बजाय रोम में स्टोरेज रखते हैं। तो रैम एक अस्थायी मेमोरी होती है, रोम स्थायी मेमोरी होती है। ठीक है, रैम अस्थायी मेमोरी होती है और रोम स्थायी मेमोरी होती है। इसी के अनुसार नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्लाउड कंप्यूटिंग सेवाओं का उपयोग करने का मुख्य व्यवहारिक लाभ क्या होता है? देखो, क्लाउडिंग एक कुछ बच्चों ने आपके जो डिस्प्ले टॉपिक दिए थे उसमें क्लाउडिंग का उन्होंने चैप्टर, वो पोस्टर भी बनाया था, जैसे अभिषेक ने बनाया था, विकास कुमावत ने बनाया था। तो देखो, क्लाउड का होता है कि ऑन डिमांड इंटरनेट आधारित डेटा संग्रहण, कि आपके दो जो हम क्लास ले रहे हैं, इसका जो स्टोरेज डिवाइस है कुछ इंटरनेट पे ऑल टाइम लाइफ टाइम के लिए सेव रहता है। तो वो डिवाइस से अपना मेमोरी जो स्टोरेज रखते हैं उसे हम क्लाउड कंप्यूटिंग बोलते हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग का मतलब होता है कि इंटरनेट के माध्यम से हमारे वो डेटा जो सुरक्षित रहते हैं उनको आवश्यकता पड़ने पर वापस प्राप्त कर सके, उसे हम क्लाउड कंप्यूटिंग सेवाओं के उपयोग में लगते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन, ये 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर नंबर ए है, ऑन डिमांड इंटरनेट आधारित संग्रहण। बिना इंटरनेट के लोकल फाइल खोलना ये असंभव है, क्योंकि हम कंप्यूटर क्लाउडिंग के अंदर बिना इंटरनेट के हमारी जो सेव फाइल है उनका उपयोग दोबारा से नहीं कर सकते हैं। कंप्यूटर की हार्डवेयर क्षमता को कम करना, इससे इसका कोई मतलब नहीं रहता है कि कंप्यूटर की हार्डवेयर क्षमता इससे कम हो जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं।
अब इसमें देखो त्वरित कुछ आपके क्विक रिवीजन के लिए मैं आपको बता दूं, इसमें कुछ मुख्य बिंदु मैंने पीपीटी में जोड़े हैं। परीक्षा के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण बिंदु, जैसे आईपीओ चक्र मैंने शुरू में बताया था, ये क्लास शुरू हुई थी जब। आईपीओ चक्र किसे बोलते हैं? इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट। जो आपको एक ब्लॉक डायग्राम के रूप में बताया था ना मैंने, इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट। यह है दूसरा जो दृष्टि में महत्वपूर्ण बिंदु है, गीगो। कंप्यूटर का परिणाम इनपुट डेटा की शुद्धता को निर्भर करता है। गार्बेज इन गार्बेज आउट, जैसे कि आप डेटा ए इनपुट करते हो और आपके डिस्प्ले पे बी थोड़ी प्रदर्शित होगा, ए ही प्रदर्शित होगा। इसको हम सिद्धांत को उतर इनपुट डेटा की शुद्धता पर निर्भर करने के लिए गीगो, GIGO के अंदर मापते हैं कि जो डेटा हम पूर्णतः एक्यूरेसी के साथ इनपुट करते हैं, वही डेटा पूर्णतः एक्यूरेसी के साथ हमें आउटपुट के रूप में प्राप्त होता है। तीसरा टॉपिक है रजिस्टर। सीपीयू के भीतर सबसे तीव्र और सबसे छोटी अस्थायी मेमोरी इकाई होती है। ये देखो, सीपीयू और रैम के बीच के अंदर एक रजिस्टर मेमोरी, जो अभी मैंने बताया था ना, कैश मेमोरी। तो ये एक बिल्कुल तीव्र मेमोरी होती है। जैसे ही हम किसी चीज के ऊपर कमांड देते हैं, वो कमांड ऑटोमेटिकली उसके ऊपर जाके रन करके आपके प्रोग्राम को बूस्ट करके ऑन करने की प्रक्रिया शुरू करती है। पॉइंट नंबर नेक्स्ट पॉइंट है रैम। यह एक अस्थायी, परिवर्तनशील, वोलेटाइल मेमोरी होती है। देखो, एक ही लाइन में सभी चीजें संग्रहित हैं। जो आपको नोट्स लिखाए थे ना, उसका बिल्कुल क्विकली और बिल्कुल बारीकी से, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में एक लाइन के अंदर आपको सारा विवरण दिया गया है कि रैम अस्थायी, परिवर्तनशील, वोलेटाइल मेमोरी होती है। फिर नेक्स्ट टॉपिक है रोम। रोम एक स्थायी मेमोरी होती है, अपरिवर्तनशील होती है, नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है। नॉन वोलेटाइल का मतलब होता है कि इसमें आसानी से हम जब तक यूजर या उपयोगकर्ता नहीं चाहे तब तक उसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। इसी प्रकार हम कंप्यूटर की पीढ़ियों का एक बार पूर्णतः फिर तीव्र तीव्र अवलोकन कर लेते हैं। देखो, कंप्यूटर की पीढ़ियों से संबंधित जो क्वेश्चन आपके सन संबंधी पूछे जाएंगे, उनमें हमेशा कंफ्यूजन रहता है। तो इसलिए मैंने MCQ में और PYQ में किसी भी क्वेश्चन के अंदर आपको सन संबंधी क्वेश्चन नहीं पूछे, ना बताए। तो हो सकता है आपके क्वेश्चन पूछ ले जाए। जो मैंने आपको नोट्सों में प्रोवाइड करवाए थे, उन्हीं को आप एक बार बारीकी से रिवीजन कर जाना। और इस क्लास को कंप्यूटर फंडामेंटल के रूप में, जिसके अंदर हार्डवेयर आ गया, सॉफ्टवेयर आ गया, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, और कंप्यूटर की पीढ़ियां, मेमोरी आदि सभी चीजें बिल्कुल बारीकी से, इसमें 100, लगभग 100 तो नहीं है, लगभग 30 और 20, 50 के लगभग क्वेश्चन है छोटे मोटे, जिस क्यू की रिवीजन के माध्यम से उनका आप बारी से रिवीजन कर लेना। ये क्लास कंप्लीट होने के बाद उसको बार बार देख लेना, दो की स्पीड में देख लेना, जिससे कि आपको बार बार किताबें पलटने की जरूरत नहीं है और आपको आसानी से अच्छे अंक प्राप्त हो जाए। कंप्यूटर की प्रथम पीढ़ी, देखो इसको हम बोलते हैं वेकम ट्यूब। एक पहली जो कंप्यूटर की पीढ़ी में तकनीकी आधारित थे वेकम ट्यूब के आधारित थे। सेकेंड पीढ़ी में अधिक कुशल ट्रांजिस्टर ट्रांजिस्टर का उपयोग किया गया था। तीसरी में हमने आईसी दी थी। और चौथी में हमने माइक्रो प्रोसेसर, जिसे हम VLSI, वेरी लार्ज स्केल आईसी बोलते हैं, इसका विकास हुआ था। और पांचवी पीढ़ी जो वर्तमान में चलती आ रही है कंप्यूटर की बुद्धिमत्ता, AI, मशीन लर्निंग, क्लाउडिंग, इंटरनेट, IoT के द्वारा उपयोग करते हैं। आपकी इस रिवीजन क्लास पूर्ण हो चुकी है। यह संकलन आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अत्यंत उपयोगी है। आप यदि कोई कम्पिटिटिव एग्जाम भी करते हो तो इस क्लास को आपके लिए उपयोगी है, और प्लस आपके लिए कोपा CPT के अंदर तो बहुत ही उपयोगी है। अभ्यास की सबसे बड़ी कुंजी है सफलता के मूल सिद्धांत को हम मानते हैं तो अभ्यास बार बार करते रहना चाहिए। कंप्यूटर के मूल सिद्धांतों को समझने के बाद यह प्रश्नोत्तरी आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगी। और इसी साथ से हम क्लास को शुरू बंद करते हैं। और इसका मैं आपको वीडियो लिंक ग्रुप में प्रोवाइड करवा दूंगा, तो सभी बच्चे नेक्स्ट क्लास के अंदर जैसे ही आपको शेड्यूल प्राप्त होता है, आप उसको लिंक को ज्वाइन करो और आसानी से आप मेरे से लाइव में बात करो, जिससे कि आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हो। और अपना क्वेश्चन मुझे किसी भी प्रकार का क्वेश्चन पूछना हो, बताना हो, आसानी से आप बता सकते हो। ठीक है बच्चों।